हेलो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में देखा कि राष्ट्रीय आय को हम किस प्रकार से माप सकते हैं और इसकी तीन विधियां हमने देखी हैं। फर्स्ट हमारी थी प्रोडक्ट मेथड, सेकंड जो है वो हमने देखी इनकम मेथड, थर्ड जो थी वो हमारी एक्सपेंडिचर मेथड थी। क्योंकि हमें पता है कि जो हमें इनकम मिलती है उसी को हम खर्च करते हैं, और खर्च किस पे करते हैं, उस प्रोडक्शन के ऊपर करते हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं एक साल में। इसके बाद आता है भाई, इसमें एक चीज़ और आती है हमारी कि एक तो होती है हमारी चालू कीमतों पर यानी करंट प्राइसेस पर नेशनल इनकम, और एक होती है हमारी जो स्थिर कीमतें हैं यानी कि जो हमारी कांस्टेंट प्राइसेस हैं उनके ऊपर हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। तो करंट प्राइस का मतलब होता है कि आप अगर इस साल में अनुमान लगा रहे हैं तो इसी साल की कीमतों को आप यहाँ पर लेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय आय का अनुमान आप कैसे लगाते हैं कि जो कीमतें हैं उनसे आप प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ अगर आप कीमतें 2020 की ही लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप कहाँ अनुमान लगा रहे हैं, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बेस ईयर ले लेते हैं, एक आधार वर्ष ले लेते हैं और चालू वर्ष की बजाय अगर उस साल की कीमतों से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपकी कौन सी कहलाती है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। स्थिर कीमतों पर हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है या कम हुआ है इसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं। क्योंकि कीमतें स्थिर रहते हुए भी अगर आपकी प्रोडक्शन की प्राइसेस, आपके प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब आपका रियल प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन अगर मान लीजिए आप करंट प्राइसेस लेते हैं, 2014 मान लीजिए आपने क्या लिया है, बेस ईयर लिया है, और 2020 आपने करंट ईयर लिया, तो मान लीजिए जो हमारा 2020 है उसमें प्राइसेस ज़्यादा होने के कारण जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। लेकिन अगर प्रोडक्शन हमारा सेम रहे, लेकिन क्या हो, प्रोडक्शन के सेम रहते हुए अगर कीमतें हम 2014 की ले जहाँ कीमतें कम हैं, तो इससे क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही अनुमान हम उसका लगा सकेंगे। क्योंकि उस समय जो कीमतें थी वो क्या है, हमारी स्थिर हैं। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो चालू कीमतें हैं उन पर अगर आप वस्तुओं और सेवाओं का जोड़ करते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, चल। लेकिन अगर हम बेस ईयर लेके करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में बिना वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने पर भी केवल कीमतें अगर बढ़ जाएं तो वो भी क्या करेंगी, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। लेकिन बेस ईयर में ऐसा नहीं होगा, वहाँ उत्पादन तभी बढ़ेगा जब वास्तव में आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय तभी बढ़ेगी। किसी देश के आर्थिक विकास को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाएंगे, ना कि चालू कीमतों पर, वो देखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चालू कीमतों पर प्रोडक्शन के ना बढ़ने पर भी प्राइसेस के बढ़ने से जो राष्ट्रीय आय है वो हमारी ज़्यादा दिखाता है। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस। उसके बाद लास्ट जो हमारा इसका आता है वो हमारा क्या आता है कि राष्ट्रीय आय को मापने में हमारे सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम कौन सी वस्तुएं लेते हैं जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, तो कौन सी वस्तुएं लेते हैं, फाइनल गुड्स को हम लेते हैं। तो अब देखिए, अगर आप मध्यवर्ती वस्तुओं को लेते हैं तो दोहरी गणना की समस्या हमारे सामने आती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि कई बार हम फाइनल गुड्स में और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनमें ही डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपका जो एग्जांपल दिया गया है वो क्या है कि अगर कागज़ का जो यूज़ है आप डायरेक्ट किसी ऑफिस में करते हैं तो वो फाइनल गुड्स होगा। लेकिन अगर उसी कागज़ को आप पुस्तक बनाते हैं, बुक बनाते हैं या आप नोटबुक बनाते हैं तो वो कौन सा होगा, इंटरमीडिएट यूज़ होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। उसके बाद है चेंज इन प्राइसेस, कि कई बार क्या होता है कि हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो उसमें कीमतें बदलती रहती हैं जो हमारे राष्ट्रीय आय के अनुमान को भी बदल देती हैं। प्रतिफल रहित सेवाएं यानी कि सर्विसेज विदाउट रिवार्ड, कि कई बार क्या होता है कि जो सेवाएं होती हैं वो हमारी ऐसी भी होती हैं जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए जैसे तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो सर्विस तो आपने की लेकिन उसको राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं किया।
तो देखिए, जैसे एक अध्यापक जो है वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने पर वेतन मिलता है, लेकिन जब वो अपने घर में बच्चों को पढ़ाएगा तो उसको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। तो एक परिस्थिति में वे राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनती हैं तो दूसरी में नहीं। उसके बाद है डबल काउंटिंग। कई बार राष्ट्रीय आय की गणना करते हुए भी कठिनाई होती है। उसमें क्या होता है कि दोहरी गणना की समस्या हमारे सामने आती है। और दोहरी गणना की समस्या हमारे सामने कब आती है? जब हम एक ही वस्तु की वैल्यू को बार बार इंक्लूड करते हैं। तो इसमें सिर्फ हम अगर अंतिम वस्तुओं को ही लें तो हम इस दोहरी गणना से बच सकते हैं। उसके बाद है फॉरेन कंपनीज़। तो जिन देशों में विदेशी जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं, काम धंधा करती हैं, वो क्या करती हैं? काम तो यहाँ करती हैं, लेकिन अपने लाभ का कुछ भाग वो क्या करती हैं? अपने देश में भेज देती हैं। तो ये भी क्या कर देता है? उस देश की राष्ट्रीय आय को कम कर देता है। उसके बाद आता है कुछ प्रैक्टिकल, इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, समस्याएँ आती हैं। तो हम सबको पता है कि वो क्या है। सबसे पहले जैसे वस्तु विनिमय का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। आज भी हमारे देश में बार्टर सिस्टम पाया जाता है। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को खरीदा जाता है। तो जब आप इस तरह का सिस्टम देखते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। उसके बाद है अनरियलिस्टिक स्टैटिक्स, कि इसमें कई बार जो आंकड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? अविश्वसनीय होते हैं, कि जिनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी ये समस्या आती है कि वहाँ आंकड़े हमें सही नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद है व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव। हमें पता है कि मैक्सिमम जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर एक व्यक्ति का क्या व्यवसाय है, इसका सही ढंग से अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन उसमें जो है सही ढंग से उसका अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन फिर भी जो है व्यवसाय का जो वर्गीकरण है अगर वो किया जाए तो हम राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगा सकते हैं। घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन, हमें पता है कि घरेलू उपभोग के लिए जो उत्पादन होता है उसका आरोपित मूल्य इसमें रखा जाता है राष्ट्रीय आय में। तो इसका अनुमान लगाना भी काफ़ी कठिन है। तो यह है राष्ट्रीय आय की डिफरेंट कंसेप्ट्स और उसकी जो धारणाएं हैं और उसको आप किस प्रकार से माप सकते हैं। धारणाओं में आप डिफरेंट कंसेप्ट्स करेंगे और माप के लिए आप यहाँ पर 3 विधियाँ करेंगे: आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। ओके।